नमस्कार। आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज द लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ। जो लिविंग बीइंग्स हैं किससे बने होते हैं? तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जो जीव हैं किससे बने होते हैं? तो वो सभी सेल से बने होते हैं। जो हमारे शरीर की एक यूनिट है वो क्या है? सेल है। जैसे आप देखते हैं घर बनते हुए, आपने कभी देखा होगा, तो उसमें जो सबसे स्मॉल यूनिट कोई लगती है तो वो ईंट लगती है। वैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी जो भी यूनिट है वो सेल है। सेल से बहुत सारी सेल से मिलकर के क्या एक टिश्यूज बनते हैं, जैसे ही के ईंटों से मिलकर या ब्रिक्स से मिलकर के एक वॉल दीवार बनती है। वैसे हमारी बॉडीज में क्या होते हैं? बहुत सारे सेल, और सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और ये टिश्यू मिलकर के, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन ऑर्गन होता है, ऑर्गन्स नहीं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार, और ये ऑर्गन सिस्टम एक प्रकार से मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण करता है। इसी से हमारी बॉडी बनी होती है। आगे अगर हम देखें, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी सेल है, सेल ही के द्वारा हमारा स्ट्रक्चर बना होता है। बहुत सारी सेम सेल बनी होती हैं, उनसे मिलकर के एक हम कह सकते हैं टिश्यूज बनता है। उस टिश्यूज से मिलकर के एक ऑर्गन बनता है, उन्हीं से हमारी एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। और फंक्शंस भी हमारी सेल के बेस पर ही होते हैं। जैसे बहुत सारी सेल्स हैं हमारी हार्ट में पाई जा रही हैं, तो वो हार्ट की सेल्स क्या हैं? बहुत सारी सेम सेल्स हैं, तो वो अपने एक वर्क परफॉर्म कर रही हैं। इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि सेल ही एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। अगर हम आगे बात करें, मैनी ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, बोथ आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा एंड yeast consist of single cell called unicellular organisms। अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया में जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ में कौन है? जैसे अमीबा, ईस्ट, ये सब क्या है? एक सिंगल सेल से बने होते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आगे देखेंगे हम, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वो कैसे हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि बहुत सारी सेल से मिलकर के बने होते हैं। अगर हम आगे देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में देखते हैं हम। एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज रिप्रेजेंट बाई ए सिंगल सेल। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं ये सभी सिंगल सेल के बने होते हैं। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये बहुत सारी सेल से मिलकर के बने हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। इसके सभी जो भी फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो सभी सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। ए सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इसकी एक सेल एक भी फंक्शन कर सकती है और उससे अधिक भी फंक्शन कर सकती है। वैसे अगर हम आगे देखें, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लिवर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। इसमें श्रम का कोई विभाजन नहीं होता, क्योंकि एक कोशिका ही सभी जीवन की गतिविधियां करती है। सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस of the body, so that there is a division of liver within cell। इसमें अगर हम बात करें तो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की सेल को हम बोलते हैं कोशिका हिंदी में। तो कोशिकाएं क्या होती हैं? विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं।
और इनमें बॉडीज के अंदर ही क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, बॉडीज के अंदर ही होता रहता है, जो कि इसमें नहीं होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जैसा अभी बताया कि इसमें अगर सेल डिवीजन होगी तो उससे दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, लेकिन इसमें अगर सेल डिवाइड होगी तो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। वैसे अगर हम आगे बात करें तो रिप्रोडक्शन कंज्यूमर्स ए सेल, ए सिंगल सेल। इसमें एक ही सेल डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देती है। इसमें बात करें तो ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स सोमैटिक सेल्स रिमेन इंटैक्ट। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए जो सेल्स होती हैं बॉडीज के अंदर, जैसे जर्म सेल, तो हमारी बॉडीज के अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जर्म सेल्स बनती हैं, उनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं और उनके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ बहुत कैसी होती है, शॉर्ट होती है। द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल इज लॉन्ग। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी लाइफ काफी लॉन्ग होती है। अगर हम आगे बात करें डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो देखिए सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। और वहीं अगर हम बात करें वाइल स्टडिंग ए थिन स्लाइस ऑफ ए कॉर्क, कॉर्क एक पतले टुकड़े में उन्होंने एक रॉबर्ट हुक ने देखा था दैट द कॉर्क रिसेम्बल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। उन्होंने एक कॉर्क के पतले टुकड़ा में हनी बी के छत्ते के जैसा एक संरचना देखी थी। कंसिस्ट ऑफ ए मैनी लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्या थे, कंपार्टमेंट थे। उसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने उसका नाम सेल दिया था। रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। आगे अगर हम बात करें तो जो लिविंग सेल है उसकी खोज किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवर्ड की थी। जो जीवित कोशिका है उसकी खोज अगर किसी ने करी थी तो वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, जो फर्स्ट लिविंग सेल की खोज करी थी, जो कहां थी, पॉन्ड वाटर में। आगे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, 1831 में करी थी। आगे हम चलते हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी इन 1838 में मैथियस स्लाइडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया दैट ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ ए सेल। तो मैथियस स्लाइडेन जो थे एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसमें इन्होंने बताया था कि जो सभी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं। वहीं पर उसके बाद कुछ समय बाद एक और वैज्ञानिक आए थे, थियोडोर स्वान, 1839 में। ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने भी बताया था इंडिपेंडेंटली asserted that all animals and plants are made up of cell। इन्होंने भी वही बताया कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं दोनों ही सेल से मिलकर के बने हैं। दिस जॉइंट फाइंडिंग फॉर्म्स द बेसिक ऑफ द सेल थ्योरी, और इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद एक और वैज्ञानिक थे, इन 1855 अनदर जर्मन बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनीसेलुला ईसेलुला। जो रुडोल्फ विर्चो थे इन्होंने बताया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने, ये तो ठीक है, लेकिन वो
सेल जो है वो कहां से आई, तो इन्होंने बताया कि जो सेल्स है वो पुरानी सेल से ही बनी है। ये कह रहे हैं कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी इन्होंने एक कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर हम आगे बात करें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो हम दीज ऑर्गेनिजम्स हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये एक पुराने प्रकार की सेल्स हैं और ये कैसी हैं, इनकम्प्लीट सेल्स हैं, कंप्लीट सेल नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल क्रोमोसोम which is in direct contact with cytoplasm। जो सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। द प्रोकैरियोटिक इंक्लूड आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड है प्रोकैरियोटिक सेल में। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, डीएनए एक पाया जाता है जिसमें जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में ही रहता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे देखते हैं हम यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक दीज हैव एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं कैसे होते हैं, कंप्लीट सेल होते हैं। दीज सेल्स कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ये क्या है, कंप्लीट सेल है और इसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो कंप्लीट सेल्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और इसीलिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल्स भी बोल रहे हैं। अगर आप देख भी पा रहे हो तो जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, वैसे ही आप ये देख पा रहे हो गोल्जी अपरेटस भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक इसमें सबसे बड़ी बात न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, उसमें फ्री सरफेस में ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। अगर हम सेल शेप की बात करें तो द शेप ऑफ ए सेल डिपेंड मेनली ऑन इट्स फंक्शनल एडेप्टेशन एंड विस्कोसिटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। एक सेल का शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग बना होता है, जैसे कि स्फेरिकल एग ऑफ मैनी एनिमल्स, स्पिंडल शेप्ड, स्मूथ मसल फाइबर, इलोगेटेड नर्व सेल, ब्रांच्ड क्रोमेटोफोर्स और पिगमेंट सेल ऑफ स्किन। डिस्कॉइडल कौन से होते हैं, एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स। ये सभी क्या है, सेल की शेप है। सेल साइज की बात करें तो द साइज ऑफ सेल्स वेरियस फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ पीपीएलओ। इसको हम बोलते हैं पिल्यूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका साइज 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। वही हम बात करें वेरी लार्ज सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी सेल्स है उसकी अगर हम बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स में तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है 80 सेंटीमीटर लगभग। और अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें तो वो पीपीएलओ होती है जिसका साइज 0.1 माइक्रोन मीटर होता है।
अगर वहीं अगर ह्यूमन बॉडी में बात हो कि बताइए सबसे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी है, स्मॉल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो कौन सी बताएंगे आप? ह्यूमन में स्पर्म सेल सबसे छोटी होती है। वहीं पर ह्यूमंस में लार्ज सेल अगर बात करी जाए तो कौन सी होती है? ओवम। ओवम सेल होती है ह्यूमंस में, वो कैसी होती है? लार्ज होती है। आगे अगर हम बात करें, सम नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव ए मीटर लॉन्ग टॉल और ऑक्सिन। जो हमारी लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लॉन्ग सेल कौन सी है, तो वो ह्यूमन बॉडीज में जो नर्व सेल है वो सबसे लंबी सेल है, सबसे लॉन्ग सेल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। इसमें हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, तो ये एक सेल का हम कह सकते हैं ब्रेन है। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। एंड control all the activities of cell। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे बॉडीज का ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग है, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो कौन है? न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कि कौन सा किसको माइटोकॉन्ड्रिया को या एनर्जी प्रोड्यूस करानी है, जिससे को हम बोलते हैं पावर ऑफ सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करानी है। जो भी वर्क है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कुछ वर्क कराना है, तो वो उसको ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। आगे हम बात करें, इट इज ऑलमोस्ट present at the center of a cell। आप अगर बात करें इस न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, तो सेल के ये सेंटर में पाया जाता है। सेंटर मतलब बीच में। ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए सेल। सेल के कहाँ पाया जाएगा? ये सेंटर में। ठीक है। तो देखिए इसमें ये न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप। वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है? तो साइटोप्लाज्म एक, ये साइटो से समझ में आ रहा है, सेल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। वहीं पर ये न्यूक्लियो की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस की बात हो रही है यहाँ पर। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट पाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। वहीं पर जो सेल के अंदर जो कंटेंट पाया जा रहा है, सेल के अंदर का कंटेंट, न्यूक्लियस को छोड़ करके सारा कंटेंट साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें इसमें, तो ये बहुत सारा क्रोमेटिन पाया जाता है इसमें। और इसमें आप ये देख पा रहे होंगे न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये यहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। मेनली अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियोलस, तो ये क्या फंक्शन करता है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, इसको प्रोटीन सिंथेसिस कराता है न्यूक्लियस के, ठीक है। ये क्रोमेटिन हम जो बात करते हैं क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम इन्हीं से बनते हैं, क्रोमेटिन से ही। तो लेकिन ये बनते कब हैं? ये जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होने पर आती है, तब ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका जो भी कंटेंट है ये हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप, इसकी मेम्ब्रेन को हम बात कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार, आज हम साइटोप्लाज्म देखने वाले हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म, इसकी बात करें हम तो ये द पार्ट ऑफ between the plasma membrane and nuclear envelope is called साइटोप्लाज्म। समझ पा रहे हैं आप ये क्या होता है साइटोप्लाज्म? तो देखिए, ये जैसे मैंने एक सेल बनाए, ठीक, यहां हम बना देते हैं न्यूक्लियस, इसकी मैंने डबल एनवेलप बना दिया है। तो ये जो बात हो रही है इसमें एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप हम मान सकते हैं ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। वहीं पर यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बाहर वाली लेयर की बात हो रही है, और ये अंदर वाली लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस दोनों के बीच का जितना भी ये सब कंटेंट है, ठीक है, ये सभी साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इसमें देखिए, एक होगा साइटोसॉल, जैसे कि हम कह सकते हैं ये ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। एक ग्राउंड सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म का। जैसे हम अगर एक प्रकार से कह सकें, दो ऑर्गेनेल्स के बीच में कोई स्पेस है, उनको ये फिल करने का काम करता है, ठीक है।
वहीं पर अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल की, तो ये सेल का ऑर्गेनेल क्या होते हैं? प्रेजेंट टू सपोर्ट एक्टिविटी ऑफ सेल। जो सेल की एक्टिविटी होती हैं उनको, उन सेल की एक्टिविटी करने में सपोर्ट करता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, नमस्कार। आज हम क्लास 9 का टॉपिक देख रहे हैं सेल ऑर्गेनेल, जिसमें हम आज बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? तो ये न्यूक्लियस के आसपास पाई जाती है, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, और न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये अटैच रहती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प कराती है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये इसमें एक प्रकार से फोल्ड्स होते हैं काफी सारे, ये इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक में तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो RER होती है, और जिसमें एब्सेंट होते हैं वो SER होती है, ठीक है। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें कि SER, तो इसमें कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करें अगर मान लीजिए ये SER है और ये RER है, तो देखिए SER में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन इसकी सरफेस पर डॉटेड जैसे ये डॉट 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 ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम नहीं होते। स्मूथ का मतलब से हम समझ सकते हैं, स्मूथ मतलब चिकनी सरफेस है इसकी, इसमें कोई राइबोसोम नहीं है। इसमें रफ मतलब खुरखुरी सतह है इसकी, इस पर कोई भी हम कह सकते हैं इस पर क्या है, ये खुरखुरी इसकी सरफेस है, जैसे कि ये राइबोसोम इस पर अटैच है, ठीक है। अगर हम इसकी अगर फंक्शन की बात करें, देखिए ये एक प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाती है? फ्रेमवर्क बनाती है एक सेल का, ठीक है। स्केलेटन हम बोल सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारा फ्रेमवर्क बनाता है, वैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है, फॉर्म करती है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके पास राइबोसोम तो नहीं होते हैं, लेकिन इसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, लिपिड्स की सिंथेसाइज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम आगे बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम
टू टाइप्स के पाए जाते हैं, एक तो 70S और एक 80S राइबोसोम। इनकी सब यूनिट की बात करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि इसकी सब यूनिट होती है 50S प्लस 30S और इसकी सब यूनिट होती है 60S प्लस 40S। हम इनकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो सब यूनिट होती हैं वो यही होती हैं, आपको यही याद करनी पड़ेंगी, इसमें हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये अगर हम बात करें किस में प्रेजेंट होती है तो ये सब यूनिट प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक अगर हम इसकी बात करें 70S की तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और वहीं बात करें हम 80S की तो ये यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होती हैं 80S राइबोसोम, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन होता है इसका, तो प्रोटीन सिंथेसाइज का ही फंक्शन होता है इसका। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम किसमें अपना रोल प्ले करता है, तो ये प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है राइबोसोम, ठीक है। अगर हम आगे बात करें इसमें, अगर हम गोल्जी बॉडी की बात करें तो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल वैक्यूल्स एंड फ्लैटेड सिस्टर्नी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कि ये जिसमें एक सेल ऑर्गेनेल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ऐसे भी होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे कि हम बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर क्वेश्चन में भी आता है तो आप बताइए लैक सेल ऑर्गेनेल, नेम द लैक सेल ऑर्गेनेल्स नेम, तो आप राइबोसोम को टिक कर सकते हैं। इसकी गोल्जी apparatus की तो क्या है, नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास का नेटवर्क बनाता है एनिमल सेल में, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कुछ, तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही जैसा कुछ कुछ दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहता है, इसमें वही जैसे उसमें फोल्ड से जो पाए जाते थे सिस्टर्नी, इसमें भी पाए जाते हैं। आप अगर इनकी बात करेंगे, ये वेसाइकल ये कुछ इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये गोल्जी apparatus की स्ट्रक्चर होता है। और ये बनता कहाँ से है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है।
उसी के द्वारा ये फॉर्म होता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, किसी भी हम कह सकते हैं किसी का पैकेज कराना हो या स्टोरेज, फूड का स्टोरेज कराना हो या सिक्रेशन कराना हो, तो इसका काम गोल्जी अपैरेटस ही करते हैं। वैक्यूल्स को प्रोड्यूस करती है और सिक्रेटरी वेसिकल्स को भी सिक्रेट करती है। वहीं अगर हम इसके एक फंक्शन की और बात करें तो ये involved in synthesize lysosome। जो सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं वो उनको सिंथेसाइज कौन कराता है, तो गोल्जी अपैरेटस से ही सिंथेसाइज कराते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, तो लाइसोसोम की, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल लाइक। और इसका कंटेंट की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी पावरफुल। काफ़ी सारे इसमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। पावरफुल हम एंजाइम्स इसलिए बोल रहे हैं कि अगर ये अपने एंजाइम्स को रिलीज़ कर देता है तो सेल डैमेज हो सकती है। और हम अगर एक प्रकार से ये बात करें कि सेल अगर मान लीजिए डेथ हो जाए या सेल डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाते हैं सेल, तो उनको सेल को रिप्लेस करने का वर्क ये लाइसोसोम ही करते हैं। लाइसोसोम अगर हम बात करें लाइसोसोमल एंजाइम्स, जो इसमें लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं प्रेजेंट, वो कहाँ से बनते हैं, मेड आर लाइसोसोमल एंजाइम्स आर मेड बाई आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं कहाँ से बनेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसमें बात करें, लाइसोसोम सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हैंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। इसके पास एक डाइजेस्टिव बैग्स होता है जिसमें काफ़ी सारे पावरफुल एंजाइम्स फिल रहते हैं। हम उसी को हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम किसका है, लाइसोसोम का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये बॉडी सेल्स में यदि किसी प्रकार से कोई सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने का वर्क कराता है। ठीक है,
अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज, आप मेरे साथ ही साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन एनवलप। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम एक प्रकार से बात बना सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। वहीं इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये शॉर्ट में, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए चेन ये बना रखी है मैंने, ठीक है। और इसमें ये बहुत सारे राइबोसोम भी प्रेजेंट रहते हैं, ये छोटे छोटे राइबोसोम, ठीक है, जिसमें भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। और हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। देखिए, इसमें एक दो मेम्ब्रेन होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी बात करें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, इसमें सेवरल टाइम्स फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा गया है, क्रिस्टी, ठीक है, इन्हें क्रिस्टी नाम दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इंटीरियर कैविटी फील्ड मैट्रिक्स कंटेन्स स्मॉल साइज राइबोसोम, डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसकी जो बीच में क्या क्या फिल रहता है, आप देख सकते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। वहीं पर इसमें डीएनए भी पाया जाता है, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसे हम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोलते हैं हम, या हम F1 पार्टिकल्स भी कह सकते हैं।
F1 पार्टिकल ये फॉस्फेट के बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात देखिए, जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है जिसमें, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपनी भूमिका निभाता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, तो इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस कराने का वर्क होता है किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है, ठीक है। देखिए, अगर हम आगे बात करें प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड हम बात कर सकते हैं कि ये केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। अकर इन मोस्ट प्लांट सेल, केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक। अगर हम बात करें, देखिए हमने पहले में बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जा रहा था, और हम बात करें प्लास्टिड में, तो इसमें भी ऑन जीनोम, प्लास्टिड हैव ऑन जीनोम, खुद का डीएनए भी इसमें भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और साथ में राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लास्टिड होते कितने टाइप्स के हैं, तो ये देखिए, जैसे हम सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट की अगर 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए, ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें, तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, तो ये कलरलेस होता है, ठीक है। और इसका वर्क क्या होता है, तो ये फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। साथ में ही ये कहाँ जाता है, तो ये स्टेम में भी पाया जा सकता है और रूट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई कलर नहीं होगा। वहीं पर दूसरे की बात करें हम, अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए क्रोमोप्लास्ट ये कैसा होता है, दे आर पिगमेंट कंटेन कलर्ड प्लास्टिड, ठीक। कलर्ड प्लास्टिक है, मतलब कि कलर इसमें कैसे भी कलर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स, ग्रीन से अलग कोई भी और भी कलर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये अगर आपने देखा फ्लावर्स में कितने सारे टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, कितने कलर में फ्लावर होते हैं, तो उनकी ये जो लीफ होती हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अगर हम वहीं आगे बात करें, देखिए इसमें तीसरा अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो इसमें क्लोरोफिल होता है कैसा होता है, ग्रीन, जिसे हम कहते हैं, जिसमें लीफ में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, उससे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। काम क्या होता है इसका, फोटोसिंथेसिस कराना। सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने का काम कौन करता है, ये क्लोरोफिल करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, तो ये ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, जैसा हमने बताया सूरज की रोशनी को ये क्या करेगा, ट्रैप, ठीक है। और क्या कराएगा, यूटिलाइज कराएगा ये किसको, यूटिलाइज इज टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट के लिए ये फूड का मैन्युफैक्चर कराएगा, ठीक है। सोलर एनर्जी को कैप्चर करके वाटर और एयर की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कराएगा, ठीक है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, इम्पार्ट वेरियस कलर्स टू फ्लावर्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे कलर्स होते हैं फ्लावर्स में, ठीक है। ये अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन, फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो सके उसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें क्रोमोप्लास्ट में।
अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या करेगा, स्टोर करता है फूड को, ठीक है। किस फॉर्म में करेगा, कार्बोहाइड्रेट को जैसे कि स्टार्च के फॉर्म में, और फैट्स को और प्रोटीन को ये स्टोर करने का काम करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट की बात करी, क्रोमोप्लास्ट की भी बात करी और ल्यूकोप्लास्ट की भी, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम कर रहा था, किस लिए, मैन्युफैक्चर कराने के लिए, फूड को मैन्युफैक्चर करा रहा है, किसके लिए, प्लांट के लिए। क्रोमोप्लास्ट ये अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को, किसके लिए, ये फॉर पॉलिनेशन कराने के लिए, फ्लावर में अट्रैक्ट कर रहा है इंसेक्ट को, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है फूड को स्टोर, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में, चाहे वो फैट्स के फॉर्म में या प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, आज हम क्लास 9 का टॉपिक देख रहे हैं वैक्यूल। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेलुलर, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये एनिमल सेल्स में कैसा पाया जाता है, बहुत स्मॉल और टेम्परेरी टाइप का, मतलब हैवी है नहीं भी है, ठीक है। दे स्टोर, इसका काम क्या होगा, वाटर, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन को स्टोर करने का काम होगा इसका, ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स आर लार्ज, डिस्टिंक्ट एंड परमानेंट। जो प्लांट सेल में होगा वैक्यूल्स वो कैसा होगा, लार्ज होगा और परमानेंट होगा, ठीक है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें वैक्यूल्स की, तो ये लगभग ऑलमोस्ट 90% वॉल्यूम को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। वैक्यूल काफी बड़े साइज का होता है प्लांट सेल में, ठीक है। इसकी फंक्शन की बात करें, वैक्यूल्स हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्लांट सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है एक सेल का, उसको क्या करता है, ये वैक्यूल्स मेंटेन करके रखता है, ठीक है। वहीं बात करें हम, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू हेल्प टू द प्लांट सेल को ये कह सकते हैं हम रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब एक प्रकार से कठोरता हम कह सकते हैं प्रोवाइड कराने का काम भी एक वैक्यूल्स करता है। अगर हम इसकी बात एक और करें तो वैक्यूल्स नॉन लिविंग और सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तो वैक्यूल्स है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार। आज हम अगर बात करें सेल डिवीजन की, तो देखिए सेल डिवीजन जो होता है, तो सेल डिवीजन जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो फॉर्म होती हैं सेल्स वो 2 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। जो न्यू सेल्स बनेंगी वो 2 भी बन सकती हैं और 4 भी बन सकती हैं, ठीक है। इसे हम आगे देखेंगे कि कैसे 2 बनेंगे और कैसे 4 बनेंगे। आगे अगर हम बात करें कि सेल डिवीजन जो होता है, तो देखिए कैसे कैसे होगा, या तो सेल डिवीजन में ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ ए मल्टी सेलुलर, मतलब कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम बात करें सेल की, तो देखिए ये ग्रोथ ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, ग्रोथ होगी जब सेल डिवीजन होगी तो, ठीक है। वहीं पर आगे बात करें हम रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल्स। मान लीजिए बहुत सारी सेल्स जो ओल्ड हो चुकी हैं, पुरानी सेल्स हैं, या जो सेल्स मर चुकी हैं,
ये डैमेज सेल हैं, इंजर्ड सेल्स हैं, उनका क्या रिप्लेसमेंट भी होगा, किसमें, सेल डिवीजन में। ठीक है, जब सेल रिप्लेसमेंट होगा तो नई सेल्स भी बनेंगी। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो इसमें ये गैमेटोजेनेसिस और गैमेट फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सेल 2 और 4 न्यू सेल्स कैसे बनेंगी, तो इसमें एक प्रोसेस होती है माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस में जब बॉडी सेल्स में ही सेल डिवाइड होंगी तो वो सेल्स में क्या होगा, माइटोसिस के द्वारा 2 न्यू सेल्स बनाएंगे, ये 2 न्यू सेल फॉर्म होंगी। वहीं पर अगर हम बात करें मियोसिस, इसमें अगर हम बात करें मियोसिस में तो 4 न्यू सेल जनरेट होंगी। ठीक है, 4 सेल फॉर्म होंगी। ये सेल्स जो होंगी वो गैमेट बनाने में ये हेल्प करती हैं, गैमेट बनाने में गैमेट ही बनते हैं इन सेल से। अगर हम बात करें इसमें तो ये सेल्स होंगी ओवम, जैसे हम बात करते हैं तो ओवम या स्पर्म। इनमें क्रोमोसोम की संख्या भी कितनी होती है, हाफ होती है, जबकि इनमें जो 2 सेल्स फॉर्म होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या कंप्लीट ही रहती है, जितनी सेल्स में ओल्ड सेल्स में होती है पेरेंट सेल में, वही न्यू सेल्स में भी उतनी ही क्रोमोसोम की संख्या रहती है। ठीक है, यहाँ हाफ हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।